तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये होगा त्राटक। बहुत सिंपल है, बस अपना जो आईज है और इसको है देखना है और अपनी आईज लैशेस को जो है चिपकाना नहीं है जब तक कि नेत्रों से क्या है, पानी ना निकले। एंड ही इज क्राइंग एज यू कैन सी। आपने तो रुला दिया यार। जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मे लग गए हैं, बहुत ज़्यादा आंखें टायर्ड रहती हैं, स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा है, ड्राई आई सिंड्रोम है, तो उन कंडीशन में आईज की केयर के लिए ये स्पेशलाइज्ड एक प्रोसीजर है जो किया जाता है। बॉडी के एनर्जी लेवल्स को कहते हैं, अगर रेज करना है एकदम से मॉर्निंग में तो ऑयल पुलिंग सबसे बेस्ट है, ऐसा? दिस इज अ पार्ट ऑफ दिनचर्या। मल को निकालने से लेकर, स्नान से लेकर, उबटन लगाना, क्रीम लगाना, तेल लगाना, पैरों की मालिश करना, कवल करना, गंडूश करना, त्राटक करना, ये सब दिनचर्या का ही पार्ट है। सबसे ज्यादा उपटन कब लगाया जाता है? शादी में। तो क्यों ना इस उपटन को रोज ही लगाओ या हफ्ते में 2 बार लगाओ, स्पेशली जब आपको अपना कलर ठीक करना है, क्लियर करनी है, स्किन सॉफ्ट करनी है। तिल का तेल श्रेष्ठ क्यों है? तिल के तेल में विशेष रूप से स्निग्ध गुण बहुत अच्छा होता है जो बॉडी को मॉइस्ट रखता है। जैसे बॉडी के त्रिदोष हैं, वैसे ही मन के त्रिगुण हैं, सत्व, रज, तम। धूमपान है आयुर्वेदिक स्मोकिंग। आयुर्वेदिक स्मोकिंग? यस। The Himachali Podcast. डॉक्टर चारू सुप्रिया, वेलकम अगेन टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? आपकी विशेष से ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? आज जो हम बात करने वाले हैं, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेंसेस बाय स्मॉल स्मॉल प्रोसीजर्स एंड वेरी स्मॉल थिंग्स। ओके, अपनी गट हेल्थ का और मेंटल हेल्थ और सेंसेस का कैसे हम ख्याल रखें, राइट, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। राइट। तो सबसे पहले हम गट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ को एक ही साथ हम स्टार्ट करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अगेन वही श्लोक रिपीट करूंगी जो मैंने लास्ट टाइम स्टार्टिंग में करा था। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी इति जीवितम। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा धारी जीवितम। यस, द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। जैसे आप इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाँ। बहुत सारी व्यूअर्स नए जुड़े होंगे। शरीर मतलब हमारा फिजिकल बॉडी, इंद्रिय हमारी सेंसेस, सत्व इज माइंड एंड आत्मा इज जीव। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज लाइफ, आयु, जो आयु को निर्धारित करता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ या कुछ भी एनीथिंग एल्स, ये 4 का होना जरूरी है। तो इस लाइन से ये तो क्लियर है कि जो बॉडी है हमारी, इट इज लिंक्ड विद माइंड, क्योंकि वो इकट्ठे काम कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, माइंड एंड बॉडी आर इनसेपरेबल। जब भी हम कोई मेंटल केस डील करते हैं या फिजिकल केस डील करते हैं, वी शुड मेक श्योर कि इससे मेंटल डिसऑर्डर से फिजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर से मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न में इस पे बहुत लेटेस्ट रिसर्चेस कुछ हुई हैं। सो वी हैव अ डाटा, वी हैव अ रिसर्चेस। तो अकॉर्डिंग टू दैट axis, there is one axis called gut brain axis. gut brain क्या होता है? gut is your abdomen, जो आपका पूरा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो एक मेन हमारा कोष्ठ होता है, और ब्रेन मतलब हमारा माइंड। तो उसी को उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। मतलब जिस चीज को आयुर्वेद 3-4 हजार साल पहले साबित कर चुका है कि दिस इज इनसेपरेबल, तो दे हैव जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, फिगर इट आउट कि हाउ दिस माइंड और ये जो हमारा गट है ये कनेक्टेड है। तो मॉडर्न साइंस जिस चीज को आज जाके प्रूव कर पाई है, उसको जो है आयुर्वेद बहुत हजारों साल पहले। हाँ, ऐसा हमारे कंटेक्स्ट में मिलता है। काफी साल पहले ये बात हुई है, तो वहाँ पे भी ये रिसर्चेस हुई हैं जो ये प्रूव करती हैं इस थ्योरी को। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर कनेक्शन की मैं बात करूँ, हम सबको सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आता है। वैसा ही एक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमारे गट में भी होता है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम विद सेम अमाउंट ऑफ न्यूरॉन्स। जितने, जैसे बोलते हैं ना ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, डैमेज हो जाए तो वी फेस सम प्रॉब्लम। सेम अमाउंट ऑफ द न्यूरॉन्स और ऑल्सो इन द गट, जिसको कि हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ENS। तो इसको ENS। तो ये जो होता है ये एक न्यूरल पाथवे है। इट इज प्रूवन। ये अपने अपने सेपरेट वेज में काम करते हैं, लेकिन इंटरलिंक्ड भी होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी का पेपर है, कोई बच्चा है, वो नर्वस होके जाता है, तो डर के मारे आपके पेट में कुछ घबराहट होती है, बटरफ्लाइज होती है। यस, यू फील दैट कि आपको मोशन जाना है, यू फील दैट। तो इट शोज कि हाउ योर माइंड इज वर्किंग ऑन द बॉडी। और वैसे ही जब गट हेल्थ खराब हो जाती है,
वी फील डिप्रेसिव, जब भूख नहीं लगती है तो हमें लगता है क्या है थॉट्स, और जैसे ही कुछ अच्छा फेवरेट कोई चीज़ मिल जाती है तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं हम। Right. क्यों होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, गुड हार्मोन, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है दैट इज अ वेरी, जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। अच्छा। 95% ऑफ द सेरोटोनिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द गट, अच्छा। लाइनिंग्स ऑफ द गट। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, जो कि हमारे मूड वेरिएशंस, स्लीप के लिए और हमारा जो माइंड से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको वो ठीक रखता है। तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन सेरोटोनिन कि हम कितने खुश हैं, कितने सैड हैं। तो इट्स ऑल रिलेटेड टू योर गट अगेन। अच्छा। एंड थर्ड थिंग इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे गट में, जो कि हमारी गट हेल्थ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे कीटाणु हैं वो जरूरी होते हैं। गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया, राइट। जब वो गट बैक्टीरिया रिप्लेस हो जाते हैं बैड बैक्टीरिया से, तो हमारी गट हेल्थ जो होती है डिटेरियोरेट करती है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत विभिन्न प्रकार की विधियां बताई हैं कि आपको गट को कैसे हेल्दी रखना है। तो इस कंटेक्स्ट से ये तो क्लियर हो गया कि बॉडी और माइंड जो है वो क्या है, इंटरलिंक्ड है, वेदर फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब भी हम कोई मानसिक रोग को डील करते हैं तो हमें गट का जरूर ध्यान रखना है। गट को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या रेमेडीज हैं? सबसे पहले जो पोषण हमारे शरीर को मिलता है उसका जो मेन बेस है वो है आहार। तो आहार के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत ज्यादा बातें हमने करी हैं पहले एपिसोड में कि कैसे कैसे आपकी बॉडी टाइप है उसके अकॉर्डिंग अगर आप खाएंगे, कैसी मात्रा में आप खाएंगे, अगर इनडाइजेशन है तो नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना है, अध्यशन नहीं करना है। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे फॉलो, जैसा बताया है वैसे खाएंगे, शांति से खाएंगे, देयर आर सो मेनी वेज, है ना। वैसा खाने से क्या होता है, हमारी जो जठर अग्नि, जो डाइजेस्टिव फायर है हमारे बॉडी में, वो खाने को अच्छे से पचाती है। अगर खाना अच्छा पचेगा तो जो न्यूट्रिशन होता है वो बाकी टिश्यूज़ में जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं, उससे हम प्लाज्मा बनता है, ब्लड बनता है, मसल बनता है, एवरीथिंग आहार से ही बनती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। उसी का एक भाग जो होता है वो मल होता है। मल मतलब वेस्ट मटेरियल। उनका इवैक्यूएशन, कंटिन्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही आधार है आयुर्वेद की गट हेल्थ का कि अगर हम खाना जो खा रहे हैं, फर्स्ट दैट शुड बी हेल्दी, डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, और साथ में उसके बाद जो उसका मल मूत्र बन रहा है या स्वेदन है, मतलब जो पसीने से हम जो बहा के जो गंद को निकालते हैं, मल को निकालते हैं, स्वेट के थ्रू, यस। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बैलेंस होना चाहिए। खाना डाइजेस्ट हो गया है ये कैसे पता चलेगा? पहली बात तो हमें भूख हमारी अच्छी होगी, खुद से बॉडी डिमांड करेगी। जो हमने लास्ट टाइम एक हंगर पैंग थ्योरी बताई थी कि बॉडी सबसे बेस्ट खाना तब पचाती है जब उसको भूख लगती है। इट मीन्स हमारी जठर अग्नि जो है प्रदीप्त है, इग्नाइटेड है एंड रेडी है खाना लेने के लिए। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग है पर बाय द वे कॉन्सेप्ट, मतलब समझाना लोगों को बेसिक लेवल पे, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि मुझे तो बार बार भूख लगती है। वही पित्त वाला बताया ना मैंने। हाँ। पित्त वाले लोगों को बार बार भूख लगती है तो उनको खिला सकते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा। कफ वाले तो फिर नहीं पचा पाएंगे, कफ तो फिर और ज्यादा ओबेसिटी के फिर शिकार हो जाएंगे। तो अगर आप बॉडी टाइप को जानते हो और क्या खाना है ना। अब पित्त वाला बार बार गोलगप्पे ही खा रहा है तो गोलगप्पे उसको सूट नहीं करेंगे ना, तीखा सूट करेगा। तो वी हैव टू टेक केयर। तो प्रकृति के अकॉर्डिंग ही खाना है। अच्छा, ठीक है। पता कैसे चलेगा? एक तो हमें खुद से भूख लगेगी, हमारी बॉडी बिल्कुल लाइट होगी। एक और चीज है जो कैसे पता लगाना है कि सुबह का ब्रेकफास्ट पच गया, अब हमें लंच करना है। उद्गार शुद्धि, मतलब डकार। अच्छा। यस, मतलब खाने के बाद कुछ टाइम बाद हमें उद्गार आते हैं। इट मीन्स जो वायु है, जो एक्स्ट्रा वायु है, जो एक्यूमुलेटेड वायु है, वो बाहर निकल जाती है। फिर से हमारे ऑर्गन्स अपनी स्टेट में आ जाते हैं एंड वी आर रेडी कि अब हम अगला जो भोजन है उसको लें, ग्रहण कर पाए। यस। तो कुछ सिम्टम है कि आप लाइट फील कर रहे हो, आपको भूख लग रही है, उद्गार शुद्धि हो चुकी है। तो इन कुछ पॉइंट से आप पता लगा सकते हैं कि आप रेडी हैं अगला फूड लेने के लिए। अच्छा। तो इस तरीके से जो कोई करता है तो आपकी गट हेल्थ तो मेंटेन रहेगी। कहीं बोलेंगे कि हमारे तो डकार जी खाना खाने के बाद ही आ जाता है, अब हम क्या रेडी हैं? नहीं, दो तरह से हो सकता है ना। उद्गार शुद्धि डेफिनेटली जो होती है वो खाने के बाद ही आती है, वायु जो बची होती है वो बाहर निकलती है। बार बार उद्गार आना या उद्गार आ रहा है उसको रोकना, उससे भी रोग होते हैं। आयुर्वेद में बोला है कि हमें वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। डकार रोकने से भी डिजीज होते हैं। अच्छा। आयुर्वेद में ऐसे 13 प्रकार के वेग बताए हैं जिनको रोकने से जो है डिजीजेस होते हैं, जिसमें मल है, मूत्र है। समटाइम्स वी आर बिजी, हम बिजी होते हैं, हम यूरिन नहीं पास कर पाते, स्टूल नहीं पास कर पाते, रोक रहे हैं, तो उससे भी सारे के सारे डिजीजेस जो हैं वो स्टार्ट ऑफ डिजीज हो जाता है वहीं से। तो आयुर्वेद एक्चुअली फोकस करता है कि फ्री अप योर बॉडी, जो भी आ रहा है लेट इट गो। चाहे आप गैस है उसको होल्ड कर रहे हैं, है ना, व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स आर देयर जो उनको होल्ड नहीं करना है, वो है
वेग ना वेग धारणीय, उन वेगों को धारण नहीं करना है। यार एक बात बताओ, ऑफिस में कोई कैसे ना रोके ये सब चीजों को? भाई ऑफिस वालों को ये बोलो कि आप खाना उतना खाएं जितनी आपकी बॉडी पचा पा रही है। मतलब जिसको वायु के विकार हैं, जिसको गैस ज्यादा बनती है, हाँ। उनकी बॉडी में वायु ज्यादा है, हाँ। तो उनको वैसा ही डाइट अगर वो लेंगे, अपने डाइट पे काम करना यस basically। थोड़ा सा काम करना अच्छा पड़ेगा। ठीक है, चलिए देन ओनली। आगे। तो ये तो थी गट हेल्थ की बात, है ना। गट हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 99% ऑफ एवरी डिजीज, चाहे वो फिजिकल डिजीज है, चाहे वो मेंटल डिजीज है, चाहे वो साइकोसोमेटिक है, चाहे वो सोशल डिजीज, जो भी है, इट्स ऑल रिलेटेड टू गट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। गट बैक्टीरिया अगर Yes, जो है मर चुका हो या फिर खत्म हो रहा हो, उसको गट बैक्टीरिया को फिर से दोबारा बनाया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्रोसीजर्स। Like? एक उसमें बस्ती आता है, मैंने बताया था, जैसे कि कुछ हर्ब्स होती हैं, उनको हम एक मिक्सचर करते हैं और उसको जो हमारा जो मल वाला स्थान है वहाँ से इन्फ्यूज़ करते हैं बॉडी में। अच्छा। पकवाशे एक जगह है, नाभि के नीचे जगह है, वो वायु का स्थान है, वहीं पे जो है मोस्टली हमारा जो गट बैक्टीरिया वो रहता है, तो उस विधि से भी उसको कराया जाता है। लंघन एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। वंस लंघन अगेन आई एम मतलब टॉकिंग अबाउट यस फास्टिंग। जब भी इनडाइजेशन होता है, मतलब आपको हैवीनेस लग रहा है, उद्गार शुद्धि नहीं हुई है, यू आर नॉट फीलिंग लाइक हंग्री, स्किप 1 टाइम मील, 2 टाइम मील, या अकॉर्डिंग टू योर बॉडी यू कैन डू फास्टिंग। तो उससे भी गट हेल्थ जो है ठीक रहती है। अच्छा। जल कैसे पीना है, ड्रिंक्स कैसे लेने हैं, है ना। वायु का विकार है तो आपको उष्ण जल, गर्म पानी पीना है, ठीक है। तो और अगर पित्त के विकार हैं, जलन बहुत ज़्यादा है, तो गर्म करके ठंडा करके जल। अच्छा। मतलब सिंपल सीधा फ्रिज से निकाल के ठंडा पी लिया और पित्त शांत हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको गर्म करना है, उसके बाद उसको ठंडा करके फिर उसको इनटेक करना होता है। तो इस तरह के से कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप गट हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एंड और कुछ औषधियाँ ऐसी हैं, जैसे कि बॉडी में अगर आम बन गया है, आम अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट आम। आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत सारे viewers आम नए इज जुड़े नॉट मैंगो, आम इज समथिंग लाइक मैंगो, जो कब बनता है, जब जठर अग्नि हमारी ठीक नहीं है लेकिन हमने खाना खा लिया है, मतलब एक विष के समान, जिसको विषैला पदार्थ चिपका सा होता है, वो पूरी बॉडी में जाता है और वहां पे रोगों को उत्पन्न करता है। आपने भी एक वर्ड यूज किया, जठर अग्नि। जठर अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। थोड़ा सा उसके बारे में हल्का सा बता दीजिए, व्हाट इज दैट? बिल्कुल, जठर अग्नि जो है, जो पित्त मैंने बोला था ना, पित्त जो काम उसका होता है, तो वो उसी जठर अग्नि को बढ़ाता है। तो जब जठर अग्नि मतलब हमारा डाइजेस्टिव फायर, जितनी अच्छी हमारी जठर अग्नि होगी उतना अच्छा हम खाने को पचा सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा भी विभिन्न प्रकार की अग्नियां होती हैं, बट मेन अग्नि जो खाना पचाने वाली है वो जठर अग्नि होती है। इसी से फर्दर बाकी डिजीजेस होते हैं। Okay. ठीक है। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। पहली बात ये क्लियर है कि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं है। दूसरी चीज, जैसे बॉडी के त्रिदोष हैं, वैसे ही मन के त्रिगुण हैं। मन के त्रिगुण हैं। ये 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। ये सिर्फ नाम आपको लग रहे हैं, लेकिन ये इनकी कॉम्पोजिशन भी दोषों की ही होती है। जिसमें सत्व गुण ज्यादा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट पर्सन का जो है वो सत्व गुण ज्यादा है। सत्व गुण मतलब बैलेंस ऑफ ऑल द दोषास, वात पित्त कफ उसमें इक्वल है, ठीक है। तो वो पर्सन कैसा होगा? क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, दैट पर्सन विल बी क्लियर, फोकस, पॉजिटिव, जिसमें तीनों बिल्कुल बैलेंस में होंगे, वात पित्त और कफ। मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल कंडीशन ना, जिसमें ये तीनों जो हैं बैलेंस हैं, तो वो पर्सन बैलेंस होगा, उसका मेंटल लेवल भी जो होगा वैसे ही बैलेंस्ड होगा। डिसीजन मेकिंग, कब क्या चीज करनी है, कब नहीं करना है, जिसको स्थिर बुद्धि बोलते हैं, है ना, हितकर बुद्धि। स्थिर प्रज्ञा, दैट आई विल कम। स्थिर प्रज्ञा इज डिफरेंट। यस, स्थिर प्रज्ञा मतलब स्थिर बुद्धि ही हुआ। मतलब द पर्सन हु नो कि ये करके मेरा बुरा होना है, he will never go to that. That person will never drink. That person will never indulge in bad things because he know उससे उसका भला नहीं है. He is clear about his. वो बुद्धि का उपयोग करेगा, मन का नहीं, ऐसा? क्योंकि मन तो आपको कहीं भी ले चलता है, मन तो बोलते हैं ना चंचल होता है। Coming to your point, बुद्धि और मन, मतलब बुद्धि आप समझ रहे, इंद्रियों की ही एक बुद्धि भी होती है। यही इंद्रियां हैं, इन्हीं की बुद्धि है, और वही कनेक्ट मन पे इसका प्रभाव होता है। अभी मैं उसकी बारे में बात करती हूँ, पहले हम मन को समझते हैं। त्रिगुण, उसमें सत्व आ गया। सत्व का लक्षण ये है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। मन क्या होता है? ओके, मन्यते इति मना, जिससे मनन होता है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, जो भी देखते हैं, ये ठीक है, वो ठीक है, ऊहे पोहे, whatever, मतलब whatever we are doing in our mind, अब ऐसा करूँगा, ये होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स,
वो मन का काम है। मन को कंट्रोल कौन करता है? वायु। अच्छा। ठीक है, तो जिसके में वायु ज्यादा है उसका मैंने बताया ना, फोकस नहीं होगा, वेरिएशन ऑफ थॉट्स होंगे, बहुत ज्यादा यहाँ वहां मन जाएगा। वी नीड टू कंट्रोल दैट वायु। तो मन को कंट्रोल, जो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है मेडिटेशन का, मन को कंट्रोल करना। मन को कंट्रोल करने के लिए मन की तरफ तो काम करना है, बट बॉडी की तरफ भी काम करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद फिजिकली फिटनेस नहीं होगा तो मेंटल फिटनेस भी नहीं होगा। मैं बस बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि कॉम्बिनेशन है। हेल्थ इज अबाउट कॉम्बिनेशन। मेंटल हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड है। कोई पर्सन ओबीज है, स्लगिश है, लेटा हुआ है, क्या उसका मेंटल लेवल ठीक होगा? नहीं होगा। Obviously. द पर्सन हु इज फिट फिजिकली टोटली फाइन, उसका मेंटल क्लैरिटी भी उतना अच्छा होगा। दिस इज व्हाट आयुर्वेदा टीचर्स। फिजिकल फिटनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दैट कंटेक्स्ट, अगर मेंटल डिजीजेस को ठीक रखना है तो। ठीक है। तो सत्ववान पुरुष नो कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज राइट। रज और तम की अगर बात करें तो ये मन के दोष हैं। अच्छा। मन के दोष मतलब राजसिक कोई पुरुष है, हम कैसे पता लगाएंगे कि पर्सन इज राजसिक? उसमें पित्त प्रिडोमिनेंट होता है। व्हेन पित्त इज प्रिडोमिनेंट, एंगर, एकदम से रिएक्शन कर जाना। वी हैव सीन, मतलब पेशेंस नहीं होना, एकदम से रिएक्ट कर जाना। बोलते हैं ना तता तता खाना। हाँ, यस, थप्पड़ जड़ देना, लड़ाई में इंडल्ज हो जाना, आर्ग्यूमेंट बहुत जल्दी करना, गुस्सा बहुत जल्दी करना, एंड मोर इंडल्ज इन पार्टीज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ पर्सन्स हु लव लाइक Cool life जी रहा जो। खूब, या जीना इज गुड, बट उसके अकॉर्डिंग जीना वो पार्टीज है। अच्छा। राजसिक। राजसिक भोग। राजसिक भोजन। राजसिक भोग मतलब काइंड ऑफ वैसा जो राजा या मतलब जो वाले। दे आर, वो उसको सेवन कर रहे हैं। उस वाले कैटेगरी में बेसिकली। हाँ। ओके। वैसे ही तामसिक है। तामसिक को आप समझ लीजिए कि उसमें कफ प्रिडोमिनेंट होता है। वो पर्सन वैसा ही होगा जैसे ब्लैक दुनिया में रह रहा है, डिप्रेसिव होगा, चिड़ी। किशोर कुमार के गाने सुनने वाला, दुख में भरा हुआ, क्लैरिटी नहीं होगी थॉट्स की, आगे फ्यूचर में क्या करना है एंड व्हाटएवर। लाइक इन कुछ करैक्टर से हम मेंटल अपनी एलिमेंट्स को जान सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत डिप्रेसिव हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, दे मे नीड सम हेल्प। मे बी फिजिकल फिटनेस से ही क्या पता वो ठीक हो जाए, मे बी अपनी अग्नि को ठीक करके ही वो ठीक हो जाए, मे बी बात करके ही वो ठीक हो जाए, है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो इसीलिए बताना जरूरी है ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि आपके अंदर राजसिक गुण है, तामसिक गुण है या सात्विक है। तो फिर जो मेंटल डिजीजेस हैं वो किन लोगों को ज्यादा होते हैं? क्लियर है, सात्विक लोगों को बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा। जो होंगे वो राजसिक और तामसिक वालों ही प्रॉन होते हैं कि उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, तभी तो इनको मन के दोष बोला है। ये कोई रिसर्च भी है कि मतलब सात्विक को होंगे ही नहीं? आप देखिए, जो पर्सन मेंटली बैलेंस है, सब कुछ ठीक करे, उसको क्या रोग है? उसमें क्या रिसर्च करना है? अब बैलेंस पर्सन, उसकी दिनचर्या फिट है, बढ़िया अपना जी रहा है, बढ़िया खा रहा है, क्लैरिटी है लाइफ में क्या करना है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, मोस्ट लाइकली उसको नहीं होगा। अच्छा। और तामसिक वो करता है जो रॉन्ग है, क्योंकि उसके ब्लॉकेज है कफ के कारण या तम गुण के कारण, वो ब्लॉकेज है। तो ये जानना जरूरी है। भोजन भी ऐसा होता है, सात्विक, सत्वगुण, रजोगुण और तम गुण। भोजन का भी इस चीज के ऊपर, भोजन आपके साथ एक तो बात करते करते मैं अभी शुद्ध हिंदी में आ गया हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपका भी इस पे प्रभाव पड़ रहा है। बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये भी तो एक थ्योरी है ना, गट ब्रेन एक्सिस। अन्न मतलब गट, मन मतलब ब्रेन। मन को ब्रेन बोल रहे हो? यस, ब्रेन में ही मन का स्थान है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। जो मन का स्थान है वो सिर प्रदेश बताया है। तो सिर में ही तो हम कंट्रोल सोचते हैं, यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, वहाँ। तो सी हाउ थिंग्स आर लिंक्ड। ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन। ये तो अभी का नहीं है, पुराने लोग कहते थे, तो सोच समझ के कुछ कहते थे। तो जैसा आपकी थाली में है, बासी खाना होगा तो उसका गुणों पे प्रभाव पड़ेगा, तम गुण को बढ़ाता है। फ्रेश खाना एडवाइस है, कहाँ से आप लेते हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मोस्ट ऑफ अस आर टेकिंग फ्रॉम मॉल्स। स्टेल खाना होता है, पिछले दिन का आया हुआ होता है, सड़ गया होता है, तो वैसा ही दिमाग भी सड़ेगा। तो सात्विक खाना है कि एक्सेस में बहुत ज्यादा ना मधुर अम्ल रस कटु तिक्त कषाय, बहुत ज्यादा एक्सेस में मिर्चें, तीखी चीजें, ऑयल या समथिंग, बैलेंस स्टेट। राजसिक में वही तीखा, मिर्च वाला, पित्त बढ़ाने वाला थोड़ा सा, है ना, वायु का गुण और पित्त का गुण जिसमें ज्यादा रहता है। कफ वाला आहार, वही एक्सेस ऑफ नॉनवेज, तामसिक भोजन, नॉनवेज डाइट, अल्कोहल, ड्रग्स, दिस ऑल कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ तामसिक। ब्लॉक हो गया माइंड। तो ये है अन्न का प्रभाव। तो इसी से तो क्लियर हो गया ना, गट को ठीक करो, मन को ठीक करो। तो जो ये मानसिक रोग हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, इनका मूल कारण क्या है? मानसिक रोगों का तो कारण है, साथ में शारीरिक रोगों का भी वही कारण है। क्या? सब रोगों का एक ही कारण है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध? प्रज्ञा मीन बुद्धि, अपराध का तो पता है क्राइम,
अपनी बुद्धि द्वारा किया गया क्राइम ही सभी रोगों का कारण है। कैसे? सो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे रोगों के लिए, चाहे वो मानसिक हैं चाहे शारीरिक हैं। एक ही कारण है, प्रज्ञा का अपराध। प्रज्ञा का अपराध, बुद्धि का अपराध। बुद्धि का अपराध मतलब क्लियर नहीं कर पाना कि हमें पता है कुछ चीज गलत है लेकिन हम उसमें इंडल्ज हो रहे हैं। हमें पता है मोबाइल एक्सेस में देखना ठीक नहीं है, हम इंडल्ज हो रहे हैं। हमारी बुद्धि को तो पता है ना, बुद्धि का तो काम ही ज्ञान है। बुद्धि ज्ञान देती है, मानना ना मानना वो मन का काम, और इंद्रियों के साथ जो हम नॉलेज परसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इंडल्ज होते जाते हैं। देन इवेंचुअली इट बिकम अ हैबिट। वी नीड टू कंट्रोल। हमें पता होता है कि ये चीज गलत है, सही और गलत का सबको पता होता है, इतनी सेंस सबके पास होती है, राइट? पता है यार इस टाइम पे मैं रात को 10 बजे खाना खा रहा हूँ तो ये सही नहीं है, या 11 बजे 12 बजे खाना खा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ इस टाइम पे, पता सबको रहता है। स्टिल वी आर डूइंग। व्हाई? प्रज्ञा अपराध। वी आर डूइंग इट बिकॉज हमारी मन की स्थिति सात्विक नहीं है, हम राजसिक और तामसिक हो चुके हैं। वी नीड टू रेक्टिफाई फर्स्ट डाइट, फिजिकल हेल्थ, तब हमें चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। तो जैसे ही चीजें क्लियर होंगी समझ आना शुरू होगा कितना टाइम इसको देना है, ये ऐसे मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। तो दिस इज हाउ वी कंट्रोल मेंटल प्रॉब्लम्स। औषध पार्ट तो अलग है, जो ड्रग्स वाला पार्ट है वो अलग है, वो तो हम बाद में देते हैं। कुछ औषधियां भी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। अच्छा। जैसे आयुर्वेद में बताया है, जैसे मैंने बताया मन को वायु कंट्रोल करती है, तो वायु के लिए अगेन स्नेहन देना है। स्नेहन देना है। सिर का अभ्यंग करो, डेली लोग नहीं करते। मुख का अभ्यंग करो, कानों का अभ्यंग करो। अभ्यंग मतलब मसाज करो। हाँ, थोड़ा सिंपलीफाई कर दें आप। यस, नाक का मसाज करना है, कानों में तेल लगाना है, मतलब इस पूरे ऑर्गन को जहाँ मन का स्थान है उसको वायु से प्रोटेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे इसको स्नेहित रखना है, मतलब इसको ऑयलिंग करना है, मसाज करना है। सरसों के तेल से? नो, तिल का तेल। अच्छा, तिल का तेल फेस से लेके। सरसों का तेल तो लगेगा ना, तिल का तेल इज बेस्ट। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं आयुर्वेद में, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक क्षीरबला तेल, महामाश तेल, तिल का तेल, कुमकुमादी तेल, ये सब कुछ ऑयल हैं जिनको फेशियल इस पे हम यूज कर सकते हैं। सिर के लिए अगर बात करें तो ब्रह्मी तेल है, जटामांसी है, अश्वगंधा है, तो ये कुछ ऑयल्स हैं जो यूज करते हैं हम। अभ्यंग भी कर सकते हैं, शिरोधारा भी कर सकते हैं। शिरोधारा एक पंचकर्म का प्रोसीजर है, शिरोवस्ती है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, बट इनको हम करते हैं तो थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ जाती हैं कंट्रोल करने के लिए माइंड को। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली ट्रीट। इवन मानसिक रोगों में जो बेस्ट चीज बताई है ना, वस्ती बताई है। वस्ती मतलब? अगेन मैंने बताया कि कुछ औषधियां बनाते हैं हम, तो मल वाले पार्ट से जो है, जो एनल वाला रीजन है, वहां से हम औषधियों को देते हैं। कैसे देते हो? कुछ इक्विपमेंट? यस, एनीमा। मॉडर्न टर्म में इसको एनीमा समझ लो, आयुर्वेद में इसको वस्ती कहते हैं। तो हम वो खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो देखो गट को मेंटेन कर रहा है वो, वस्ती इज कंट्रोलिंग द गट। उस गट से ही थ्रू वेरियस जो मैंने चैनल्स बताए थे आपको, पाथवे है, जुड़ा है ये सब सिस्टम, उसी से मेंटल एलिमेंट्स भी ठीक होती हैं। अच्छा। दिस इज हाउ, मतलब एक बॉडी पूरा एक कनेक्टेड है। कोई आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया हो, कोई ऐसी कोई केस स्टडी आप हमें बताना चाहो, कोई मानसिक रोग बहुत भयंकर कोई उससे गुजर रहा हो और आयुर्वेदा की हेल्प से आप लोगों ने उसको किया, विदाउट टेलिंग अस द स्पेसिफिक डिटेल्स? बहुत ज्यादा हैं, बहुत। देखो इंसोम्निया जो है ना, नींद ना आना, ये भी मानसिक रोगों का शुरुआती लक्षण है। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे कई जो स्टार्टिंग फेज में ही आपने कैच करना होता है कि मोस्टली पेशेंट आते हैं वो घुटने की दर्द लेके हैं, लेकिन जब हम उनका निदान या उनका कारण पता करते हैं तो स्थिति घर में कुछ और कलेश पड़ा होता है। अच्छा। वो मानसिक स्थिति से उनको शारीरिक रोग हुए हैं। अच्छा। यस, तो ऐसे भी लिंक्ड होते हैं। मानसिक स्थिति सही नहीं है तो मतलब घुटने में दर्द होगा? डेफिनेटली, वायु बढ़ेगा बॉडी में, ध्यान नहीं रखोगे या एक्सेस में इतना ज्यादा ऑब्सेशन होगा कि काम ही करते रहोगे, काम ही करते रहोगे। दिस इज हाउ इट इज लिंक्ड। अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये तो होगा ही। तो है ऐसा है, कई पेशेंट्स आते हैं वैसे तो रेगुलर इस पे, स्मॉल लेवल पे ही अगर हम डिटेक्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सिवियर केसेस आते हैं जो लगते हैं हमें कि फिजिकल प्रॉब्लम है लेकिन होते मेंटल प्रॉब्लम है। हाँ। इसी में से एक जैसे व्याधि है कि आईबीएस जो होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें पर्सन को बार बार इवैक्यूएशन होता है, बार बार लूज मोशन आते हैं और पर्सन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो देखने में तो ये एक ऐसे लगता है कि इसके मोशन को रोकना ही इसका ट्रीटमेंट है और ये कोई पेट की बीमारी है। जब हमने थोड़ा सा उसका जाना, उसकी हिस्ट्री जानी, तो डेफिनेटली जो उसको वर्क स्ट्रेस था या उसकी लाइफ में वो हैप्पी नहीं था, उस कारण से, सोच के कारण उसको बार बार इट वाज रिलेटेड। एंड आईबीएस इज मोस्टली रिलेटेड विद
मेंटल प्रॉब्लम। अच्छा। तो वी ट्रीट द पेशेंट सिंपली बाय वस्ती, कुछ हमारे प्रोसीजर्स होते हैं पिच्छा वस्ती, एंड बाय जस्ट परफॉर्मिंग अभ्यंगा, पादाभ्यंगा, शिरोधारा एंड नस्य। दिस इज हाउ वी ट्रीटेड एंड पेशेंट गॉट moderately relieved in that particular case. कितना टाइम लग गया था उनको उन पर्टिकुलर? हाँ, you have to stay for long time. तो dedicated patients होते हैं कुछ, तो वो तो टाइम दे देते हैं 2 weeks, 3 weeks, but depend करता है हम। उनको कितना टाइम लगा था? 3 weeks. हो गया था? या patient was moderately improved. फिर से बुलाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है and all that. So let's talk about senses now. जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आप सेंसेस के बारे में डिटेल में बताओगे कि उनका कैसे हम ध्यान रख सकते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। तो पहली सेंस कौन सी? तो हम सेंसेस को जानने से पहले मैं ये बताऊंगी, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, ज्ञान का सोर्स, नाम से ही क्लियर है, नॉलेज का सोर्स। नॉलेज का सोर्स, क्योंकि यही नॉलेज मन के साथ जब जुड़ता है तो हमें ज्ञान मिलता है, वही ज्ञान फिजिकल इसमें जाता है, तब एक कंप्लीट, हम जो बात कर रहे थे ना कि डिपेंड करता है कि वो ज्ञान कैसा होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो पहला जो सेंस ऑर्गन है वो है नेत्र, आईज, जिसको कि हमें ध्यान रखना चाहिए, एंड सबसे ज्यादा जो मेन प्राइम है ज्ञानेंद्रियों में वो नेत्र ही है। अच्छा, आईज ही है, प्राइम है। ओके। Yes. अगर मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे बात करूं तो ये जो है तेज का स्थान है, तेज मतलब पित्त, बट वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कफ, मतलब कफ जो आ सकता है इसमें ब्लॉक कर सकता है और डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस को ये कर सकता है, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एक तो ये बहुत सॉफ्ट है, मृदु है क्योंकि पित्त है, तो इस पे हम कोई भी ऐसी कोई हार्श ड्रग यूज ना करें, बिल्कुल गर्म पानी ना यूज करें, तभी तो इसमें शीतल जल को जो है छींटे मारने को बोला हुआ है। तो मोस्टली आज सबसे ज्यादा जो दिक्कत हो रही है हमें, यूथ को, सभी को, मोबाइल। यूथ क्या, आजकल तो आंटी अंकल को भी सभी लोग हैं। हाँ। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, हीटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को जनरेट करते हैं, रेडिएशंस को जनरेट करते हैं, वो पित्त को ही बढ़ाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हम आंखों से देख रहे हैं, तो आंखों में जो पित्त है उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। स्क्रीन टाइम हाई स्क्रीन रखा है। टाइम, तो स्पेशली इस चीज से बचना है सबसे पहले। मोबाइल से? यस, आप फिक्स कर दीजिए टाइम, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग, और सोने से 2-3 घंटा पहले इसको बिल्कुल बंद करिए, अच्छा, मोबाइल को, ताकि हम अपना जो आईज है, सुबह उठते ही अगर बिल्कुल जैसे हम रेस्टिंग फेज से आ रहे हैं, बिल्कुल उठे ही हैं, हमारा अभी बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं है, मसल बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स है, उसी टाइम अगर देखेंगे, स्क्रीन टाइम करेंगे तो इरिटेशन बढ़ सकता है, आई साइट्स भी वीक हो रही है ना डेफिनेटली। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले ये चीज़ नहीं देखनी है, और आईज की कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं कि आईज को बंद करना है, खोलना है, मुंह में पानी भरकर आंखों में शीतल जल के ठंडे पानी के छींटे मारने हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ करेंगे। कुछ प्रोसीजर्स भी इसमें आते हैं जो कि घर पे भी कर सकते हैं और आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में भी करवा सकते हैं। तो आई साइट्स को इम्प्रूव करने के लिए राइट, कौन सी एक्सरसाइज या कौन से प्रोसीजर्स हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली? आपके पास दिया है? दिया स्टूडियो में तो अभी इस टाइम दिया तो नहीं होगा, है? नहीं, दिया तो नहीं है। कैंडल? कैंडल होगी ना? कैंडल चाहिए आपको? कैंडल और मैच स्टिक। माचिस और कैंडल लेके आना, दे देना आगे, याद खा लीजिए। ये क्या कर रहे हो आप? स्टूडियो में आग लगा रहे हो? जादू कर रही हूँ। तो ये जो प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये होगा त्राटक। त्राटक? यस। त्राटक क्या हुआ? त्राटक एक पार्ट है षटकर्म का, जो कि यौगिक एक प्रैक्टिस है, जो होलिस्टिक केयर में हम आयुर्वेद में भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो कैंडल होता है, वैसे तो दिया बेस्ट होता है, Okay. लेकिन कैंडल को भी आप रख सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग या आजकल जब भी आपको टाइम लगे, 3 से 4 फीट की दूरी पे और आईज के बिल्कुल सामने एक स्टूल रख लेना है और यहाँ पे उस कैंडल को रख देना है। मतलब बैठना है नीचे बैठ के? हाँ, कंफर्टेबल है कि वो रूम पूरा डार्क होना चाहिए और उसमें कोई भी एयर ना आए, ओके। पीसफुल, नॉइजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे रूम में बैठना है आराम से, पैरेलल जो हमारी आंखें हैं उसके बिल्कुल सामने ये रहना चाहिए। स्टूल रख लो या फिर नीचे बैठ के जैसे भी आप करना चाहें वैसे करेंगे। राइट, ओके। तो 3 से 4 फीट की दूरी पे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। बस अपना जो आईज है और इसको है देखना है, और अपनी आईज लैशेस को जो है चिपकाना नहीं है जब तक कि नेत्रों से क्या है, पानी ना निकले। पानी तो निकल गया मेरा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना पानी लेट निकलेगा। तो इस प्रकार से इसको एक बार करो,
जो पानी निकल रहा है वो क्या है, वो कफ है। मतलब जो आपको कफ रोग होने के चांसेस होते हैं आईज में, जो स्टिकीनेस होती है, जो हैवीनेस होती है, जो ब्लॉकेज होती है, उसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छा एक योगिक प्रैक्टिस है। दिस यू कैन डू एंड यू आर डूइंग इट गुड एंड ही इज क्राइंग एज यू कैन सी। आपने तो रुला दिया यार आज। अंधेरा कमरा चाहिए पर वो है। यस, डार्क रूम। और ये जो चीज़ है ना, जिन स्टूडेंट्स का फोकस नहीं बन पाता है स्टडीज़ में, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो उन लोगों को क्या है, ये प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड फोकस ना भी बन पाए, इसको देखते रहो। अगर झपक जाती है पलक, झपका के फिर से रिपीट करो, फिर झपकाओ, फिर रिपीट करो। इससे धीरे धीरे उनका जो फोकस है वो भी बढ़ेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल बेसिक केयर फॉर आईज। बंद कर दें इसको? यस। एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या करना है हमें, इस प्रोसीजर को एक बार फिर से एक साथ बता दीजिए। एक समय निकालना, शांति से एक डार्क रूम। मॉर्निंग में करो, इवनिंग में, व्हेनेवर, क्योंकि आजकल टाइम का वैसा फिक्स नहीं रहता है। और डार्क रूम होना चाहिए और एयर जो होनी चाहिए, तेज हवा नहीं होनी चाहिए। मतलब कोशिश तो ये होना चाहिए कि वेंटिलेटेड हो, लेकिन डायरेक्ट एयर जो है दिए पे ना बजे, कि नहीं तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है। और जब आप बैठोगे, दिए को रखोगे, आईज के सामने वो होना चाहिए, 3 से 4 फीट की दूरी पर वो होना चाहिए। अच्छा। तो इसको आप करिए। मैं इसको फॉर श्योर करूँगा, और मेरे व्यूअर्स जो यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आप भी कीजिएगा और बताइएगा। ये एक प्रिवेंटिव उसमें आता है? ये डेफिनेटली इट्स अ योगिक प्रैक्टिस, प्रिवेंशन में ही इसमें आता है। टू इंक्रीज फोकस। यस, फोकस को इंक्रीज करता है। मसल्स जो हमारी आईज होती हैं उनको स्ट्रेंथन करता है। कफ की जो कंडीशंस होती हैं, जैसे कुछ चिपचिपा सा मल जिनको ज़्यादा निकलता है, पानी बहुत ज़्यादा निकलता है, उन कंडीशंस में भी क्लियर करता है अपनी आईज को। अच्छा। तो दैट इज गुड। आई साइट्स के बाद अब इसमें और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो दिखाने मतलब बताने हैं, बताओ ना। फोटोज हम लगा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। कुछ और भी प्रोसीजर्स होते हैं छोटे छोटे जो आईज के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि विडालक। विडालक का मतलब होता है बिल्ली जैसी आंखें। इसकी है पीछे कैमरा वाले की। हमें वैसी बनानी है उसमें। अच्छा, कैसे? आईज जो है बहुत ही एक डेलिकेट ऑर्गन है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ हर्ब्स हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जिसमें से एक त्रिफला है विच इज वेरी गुड, लोध्र है, दिस इज ऑल्सो ए आयुर्वेदिक हर्ब, मुलेठी है। इनका एक पेस्ट बनाया जाता है पानी में, ओनली पानी में इनका पेस्ट बनाते हैं। और इस पेस्ट को हम जो 1 अंगुल तक है उसको लगाते हैं। कहाँ? 1 अंगुल मतलब 1-2 सेंटीमीटर मोटा लेप लगाते हैं। सिर्फ आई लैशेस को छोड़ देते हैं, यहाँ और नीचे, आईज के अंदर नहीं लगाना है। दिस इज जस्ट जो बॉडी आईज में इन्फ्लामेशन बार बार हो जाता है, अगेन जैसे पित्त की कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो रही है, बार बार हम स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, अगेन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव प्रोसीजर। इसको भी कर सकते हैं। कितना लेप, कुछ वो आप बता पाएंगे, क्योंकि लोग घर पे कर सकते हैं इसको? एक बारी तो डॉक्टर से सलाह ले लें, अब खुद से करेंगे हो सकता है कि वो लेप कुछ आईज के अंदर ना चला जाए, बट जो उसका लेप होता है 1 अंगुल मतलब 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर तक जो लेप है, इतना मोटा होता है, बिल्ली जैसी आंख हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे समथिंग कुछ मोटा मोटा रखा हुआ है। नहीं, पर वो जो लेप बनाना है, कोई घर पे बना सकते हैं लोग, या स्पेसिफिकली किसी बना सकते हैं? उसमें पानी से ही तो मिलाना है। पेस्ट जो होता है, मैं बताती हूँ प्रोपोर्शन क्या है। इन सभी जो ड्रग्स होती हैं 1:1 रेशो में लो, ठीक है, उस सारी रेशो में पानी मिलाना है पेस्ट बनाने तक। पेस्ट जो है हमारा बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए कि वो जैसे लगाए और टूट जाए, या बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए कि यहाँ लगाया और वो निकल जाए। गॉट इट? तो मतलब एक मीडियम सा उसका एक रहता है जिसको लगाया जाता है आईज के ऊपर और नीचे, बस लैशेस पार्ट को आईज बंद करके उसको लगाना है। ऐसा नहीं कि आईज खोल दी और उसको लगा दिया। जैसे फेशियल कराते टाइम पे जब थोड़ा सा वो लगाते हैं, उस टाइप का, मतलब पेस्ट की वो थिकनेस वैसे उतनी होनी चाहिए। उस लेप की बात मैं अगर करूं तो लेप जो है ये भी एक आयुर्वेदिक प्रोसीजर है और आयुर्वेदिक तरीके से लगाने को कहा है। जैसे कि जो पार्लर की आपने बात करी, वहाँ मोस्टली लोग क्यों जाते हैं? अच्छा दिखने के लिए, स्किन केयर के लिए, स्किन जो है एनलाइटन हो, ब्राइट हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आयुर्वेद में बताया है कि जो हमारा लेप होना चाहिए वो जो 1 अंगुल कितना होता है, जैसे ये हमारा हाथ होता है ना, ये 1 अंगुल हुआ, तो इसके 1/2 उसकी मोटाई होनी चाहिए। मतलब इतना मोटा लेप अगर आप स्किन कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए। अच्छा। इफ समबडी इज हैविंग एक्ने और एक्ने के लिए कोई लेप रिकमेंडेड है तो उसको 1/3 लगाना है। अच्छा। तो इस तरीके से जो है, मतलब आप एक अंगुली, जो आपकी अंगुली होती है उसको कंसीडर करो और उसके अकॉर्डिंग 1/2 या इतना मोटा लेप लगाना है। आजकल लोग एक लाइन से लगा देते हैं, फिर वो जल्दी सूख जाता है और बॉडी में वो उतनी देर तक नहीं रहता, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद
जो वर्णकर लेप है, मतलब द लेप जिससे कॉम्प्लेक्शन इंक्रीज होता है या एनहेंस होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो कलर तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बट क्लैरिटी, क्लियर स्किन, तो उसके लिए बताया हुआ है। Okay. इसके अलावा कुछ और प्रोसीजर्स भी हैं, जैसे आश्चर्योतन। आश्चर्योतन मतलब आई ड्रॉप्स, है ना, मतलब इसमें आई ड्रॉप्स, लेकिन वो दूसरे वाले नहीं है। हम इसमें जो ज्यादातर यूज करते हैं वो घृत मंड है, जो घर पे लोग कॉमनली बना सकते हैं। कैसे? गाय का घी, देसी गाय का घी एक कटोरी में निकाल के उसको पेड़ की छांव में सुखाकर, मतलब धूप होगी लेकिन उसको धूप में नहीं रखना है, आपको जो पेड़ की छाएं हैं वहां पे रखना है, जिससे वो पिघल जाएगा। अच्छा। तो जो पिघला हुआ जो पार्ट होता है ना, दैट इज अ मंड, वो मंड होता है। तो उस रात को सोते वक्त, ठीक है, मतलब वो जमे ना, तो उसका ड्रॉपर लेना है आपने। ड्रॉपर तो इजीली मिल जाता है। एक ड्रॉप एक आंख में, दूसरा ड्रॉप दूसरी आंख में घी घृत मंड। तो ये तो गैस पे भी तो गर्म कर सकते हैं। देखो, हर आयुर्वेद में पाक जो पकाना है, कैसे पकाना है, इस पे बहुत विशेष महत्व दिया गया है इस चीज को। इलेक्ट्रिकल चीजों से पकाएंगे, कुछ और दोष उसमें जाएंगे। अच्छा। अग्नि से पकाएंगे, गैस जैसे कि आजकल है, उससे वो पाक में वो टेस्ट भी नहीं आता। चूल्हे में पकाएंगे उसका अलग है, जो सन के इसमें पिघलेगा उसका एक अलग है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। करने को तो आप कैसे हीटर के आगे भी रख के गर्म कर सकते हैं ना। सो जब नई टाइम है तो वैसे करिए, मना नहीं है, लेकिन बेस्ट तरीका जो मैंने है वो बता दिया। तो उसमें एक एक ड्रॉप आप आईज में डालो, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ड्राई आई सिंड्रोम है, जिनकी आंखें सूखती हैं वात दोष के कारण, जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बार बार आंखें झपकाते रहते हैं, उन लोगों में स्पेशली ये प्रोसीजर बहुत इफेक्टिव है। वेरी सिंपल। यस। नेक्स्ट एक और प्रोसीजर है तर्पण, अक्षी तर्पण। तर्पण का मतलब है जो आंखों को तृप्त करे। जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही चश्मे लग गए हैं, चश्मे जा नहीं रहे और बहुत ज़्यादा आंखें टायर्ड रहती हैं, स्क्रीन वर्क बहुत ज़्यादा है, ड्राई आई सिंड्रोम है ना, और जिनके जो पलकें हैं, कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जो झपकती रहती हैं, मतलब वात दोष ज़्यादा बढ़ गया है, या फेस का जो पैरालिसिस है, एक साइड का फेस होता है उसका अर्दित बोलते हैं उसको, अगर वो हो जाता है तो उन कंडीशन में आईज की केयर के लिए ये स्पेशलाइज्ड एक प्रोसीजर है जो किया जाता है। क्या होता है? उड़द की दाल का आटा, उसको जैसे आटा गूंथते हैं, थोड़ा सा उससे हार्ड रखना है और उसको आईज के चारों ओर लगाते हैं। और जो इसमें चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है गाय का घी, सबसे बढ़िया। लेकिन जो क्लैरिफाइड गाय का घी है वो छना हुआ होना चाहिए, इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आईज में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इरिटेशन होने के। और भी कुछ मेडिकेटेड घृत हैं जो हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, जैसे शतावरी घृत है, त्रिफला घृत है। तो ये कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आई केयर के बारे में आयुर्वेद में बताए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, बट दीज आर सम पॉपुलर वंस जो घर पे भी कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू टेक केयर ऑफ आईज। तो ये प्रोसीजर अगर किसी को देखना हो तो मतलब किसी प्रॉपर उसमें जाके किसी के अंडर ही इसको आप ट्राई करना चाहिए, राइट? आई रिकमेंड, क्योंकि घर पे हम वो हाइजीनिक कंडीशंस, तरीका, वो एक एनवायरनमेंट नहीं मेंटेन कर पाते, जो तो बेटर है कि आप कहीं से जाएं और उसको करवाएं। नेक्स्ट सेंस कौन सी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? जिससे हम सुनते हैं, जो सुनने में काम करता है, Ears? कान जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, कौन कौन सी कंडीशन जिसमें जो है कान के प्रोसीजर, जैसे कर्ण पूरण है, इसमें एक प्रोसीजर है वो करवाया जाता है। कर्ण पूरण का मतलब होता है कान में तेल भरना। अच्छा। पहले के बुजुर्ग थे, देखा होगा आपने, नहाते थे और उसके बाद कान में आते थे। तो ये एक आजकल लोग कोई नहीं करते, लेकिन वो एक प्रोटेक्टिव वे था कि मॉइस्ट रहेगा। डायरेक्ट सेंसेस हैं और सेंसेस जो है वात का स्थान रहते हैं, तो इरिटेशन होता है, आवाज़ें आती हैं, कुछ लोग वो चीज़ बचा सकते थे। लेकिन जैसे कि आजकल लोगों के पास समय नहीं है और उनको ये व्याधियाँ बहुत जल्दी हो रही हैं, बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा है बहुत जल्दी इसमें, तो कर्ण पूरण एक ऐसी विधि है जो चिकित्सक के अंडर ही करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर करेंगे हमें एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन का मतलब, अगर कान में कोई इन्फेक्शन है, कान से कुछ स्राव निकल रहा है, कुछ पस निकल रही है, या कान का पर्दा फटा हुआ है, तो ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा। सिर्फ ऐसे केसेस में ये सहायक है जिसमें लोगों को जैसे कुछ ऊंचा सुनाई देता है, कर्णनाद, आवाज आना स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऐसी वात व्याधियां हो जाती हैं, जैसे अगेन वही फेशियल पैल्सी हो गया या पूरा कंप्लीट पैरालिसिस हो गया, तो हमें इस पूरे सिर को, प्रदेश को स्नेहित करना पड़ता है, तो उसमें ये काफी अच्छा है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो एक साइड लेटे और चिकित्सक जो है एक ऑयल जो कि रिकमेंडेड होता है
स्पेसिफिकली, या तिल का तेल जो श्रेष्ठ है ही, और भी अन्य तेल, तो उसको जो होता है कान के ऊपरी सतह तक भरा जाता है। कान के ऊपर तक? यस, ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा ही तेल यूज होता है। सुनने में थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन हाईली इफेक्टिव प्रोसीजर, बट ओनली फॉर वात व्याधि। अच्छा। यस, पित्त एंड कफ में थोड़ा सा आपको अवॉइड ही करना है इसको। ठीक है, तो 100 मात्रा तक, मतलब 100 काउंट करने तक तेल को भरे रखो, धीरे धीरे उसको निकालना है। वेरी सिंपल प्रोसीजर, बट स्टिल कोई घर पे इसको ऐसे खुद से ट्राई करेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम बढ़े। तो आप पहले एक चिकित्सक के पास जाइए, उससे पूछिए इसके बारे में, दे विल टेल यू बेटर आपको सूट करता है कि नहीं करता है। राइट। और वात व्याधि के पेशेंट जो भी होते हैं, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, उनको बाइक में ट्रेवलिंग करना, डायरेक्ट एसी या एयर, उनसे थोड़ा सा अवॉइड भी उनको करना चाहिए। आप बार बार कह रहे हो, जैसे कि पहले पॉडकास्ट में भी बात हुई, इसमें भी हो रही है कि तिल का तेल श्रेष्ठ है। तो तिल का तेल श्रेष्ठ क्यों है, क्या आप बता पाएंगे? तिल के तेल में वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो वात दोष को कम करती हैं। अच्छा। वैसे तो बड़े सारे तेल हैं, तेल जो वर्ड है वो वात के लिए है कि वात के लिए बेस्ट है, बोल दिया उन्होंने, लेकिन तिल के तेल में विशेष रूप से जो वात में क्या होता है, रूखापन होता है, तो स्निग्ध गुण बहुत अच्छा होता है। स्निग्ध मतलब? जो बॉडी को मॉइस्ट रखता अच्छा। है। जैसे वात में ठंड बहुत ज्यादा लगती है, बताया था ना, तो ये जो तिल का तेल होता है ये उष्ण होता है। ठीक है, मतलब गर्म। गर्म, यस। तो ये जो 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ड्राई और हॉट, इस कारण से स्पेशली जो तिल का तेल है वो बेस्ट बताया गया है। अच्छा। हाँ जी। नेक्स्ट सेंस कौन सी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं अब। नेक्स्ट जो है वो नोज है। तो नोज एक ऐसा ऑर्गन है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जिसका सिर के साथ कनेक्शन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अच्छा। कुछ चैनल्स हैं और कुछ लिम्फेटिक पाथवेज हैं, कुछ दूसरे आर्टरीज, वेन्स के थ्रू भी जो हमारा औषधि है उसका प्रभाव सिर तक जाता है। कहते हैं वो मस्तिष्क का द्वार नाक, नासा ही सिरसो द्वारम। अच्छा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद नाक से ही औषधि, जो सिर के रोगों के लिए बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो जैसे नाक के द्वारा जो औषधि दी जाती है एक वो है। तो नोज की हेल्थ को हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। पहले तो चैनल जो होना चाहिए हमारा क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ व्याधियां होती हैं जिसमें नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, साइनोसाइटिस हो जाता है। साइनस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इट्स वेरी कॉमन। तो ऐसी कंडीशंस में कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम डेली बेस पे कर सकते हैं। लाइक प्राणायाम इज वन गुड। नाक के लिए तो है ही, चैनल्स को ओपन तो करेगा ही, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। Okay. ठीक है, प्राणवायु जो है अच्छे से अंदर जाती है, नेजल चैनल्स को खोलती है। दूसरे कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें नस्य जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। नस्य जो है मुख्य पंचकर्म में भी आता है और इसको डेली बेस पे घर पे भी किया जा सकता है। कैसे? जैसे कि बताया गया है कि कुछ तेल हैं, जैसे अणु तेल है, एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, या कुछ ऐसा अदर कोई रिकमेंडेड ऑयल है, या सिंपल तिल का तेल है, या सिंपल गाय का घी है। ऐसा बताया गया है कि जब भी आपने कुछ काल बताए हैं दिन के ना, तो आपको उनको नाक में डालना है। 2-2 बूंद या 3-3 बूंद या 4-4 बूंद नाक में डालेंगे, उसको थोड़ा खींचेंगे, फिर दूसरे नोज में डालेंगे, फिर थोड़ा सा करेंगे। तो इससे पूरा का पूरा चैनल कैसा रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। ड्राइनेस या एलर्जिक की कंडीशंस हैं उनमें ये बहुत अच्छा रहता है। तो कितना करना, घर पे कर सकता है कोई भी इसको? जो मैंने बताया इसका नाम है प्रतिमर्श नस्य। प्रतिमर्श नस्य। यस, प्रतिमर्श नस्य घर पे किया जा सकता है। अगर मुझे ये प्रोसीजर करना हो घर पे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे वो बताइए। घर पे आपने क्या करना है, कोई भी दिन का टाइम, क्योंकि प्रतिमर्श नस्य के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है। जैसे त्राटक में बताया वैसे ही कोई भी समय आपको लगता है सूट करता है। स्पेशली अच्छा टाइम वो है जब आप घर से बाहर जाते हैं, एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं। जाने से पहले नाक को थोड़ा सा ऊपर करके अपने सिर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, ठीक है, और ड्रॉपर से ही जो आपका घी होता है या तेल होता है उसमें 4-4 बूंदे डाल के इसको किया, इनहेल करा, जब तक वो गले में ना लग जाए। कौन सा तेल बताया आपने इसके लिए? तिल का तेल सिंपल, क्षीर बला तेल, ठीक है, अणु तेल, षडबिंदु तेल, या फिर सिंपल गाय का घी। यस, तो ये हमारी नोज की हेल्थ के लिए कब कब कर सकते हैं इसको? डेली बेस पे किया जाने वाला प्रोसीजर है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल ना कि पूरा साल आप करेंगे। स्पेशली ऐसी सीजन्स में आप इसको करिए जब चांसेस ऑफ एलर्जिक
या किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को नाक में ठंडापन लगता है, किसी को सूंघने की प्रॉब्लम आती है, वात व्याधि। तो जैसे कि फरवरी मार्च का टाइम है जब ज़्यादा एलर्जिक पॉलन्स हमारे इसमें एनवायरनमेंट में होते हैं, तो उस टाइम नस्य एक अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन ये बात मैंने की जो घर पे कर सकते हैं, वो प्रतिमर्श नस्य की बात करी। जो मेन नस्य प्रोसीजर है उसके लिए आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर अभ्यंग मालिश करके, सिकाई करके, डोज उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, फिर उसको निकाल के दोषों को फिर वो किया जाता है। तो बट घर पे आप जो नोज की हेल्थ या कुछ कर सकते हैं वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और सिंपल आप एक स्टीम इनहेलेशन, बट वो स्टीम छाती के लिए नहीं होती, वो उतनी ही अच्छी मुंह के लिए, ओरल हेल्थ के लिए और नाक की हेल्थ के लिए भी होती है। बट कोशिश रखना कि आपकी आईज जो उस समय बंद हो। अच्छा, यस। ऐसा क्यों? आईज जो है वो पित्त का स्थान है। अच्छा, हाँ, तो कोई भी हीट जो है इज नॉट गुड फॉर आईज। तो नाक के लिए ये कुछ प्रोसीजर्स हैं, प्राणायाम है, प्रतिमर्श नस्य है जो कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है धूमपान। धूमपान? यस, स्मोकिंग। आप जो मतलब समझ रहे हैं, अच्छा। वो आज का धूमपान है जिसमें टोबैको होता है। धूम्रपान आयुर्वेदिक, यस, जो आप बात करें वो धूम्रपान है। Yes. जो सिगरेट है, टोबैको है, Yes. टोटली बैड। धूमपान है आयुर्वेदिक स्मोकिंग। आयुर्वेदिक स्मोकिंग? यस, विदाउट टोबैको। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है कुछ ड्रग्स हैं जो स्पेशली कफ का काम करती है। मैंने बताया जैसे कि ये जो हमारा ऊपर वाला रीजन है, एक कफ का स्थान है, मतलब यहाँ सिक्रीशंस होती हैं, नेजल सिक्रीशंस, मुंह से सिक्रीशंस, आई से सिक्रीशंस, तभी यहाँ पे जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है ना। कभी छींकें लग रही हैं, कभी किसी को जुकाम चाहता ही नहीं है, सिर में दर्द रहता है, सिर हैवी रहता है, जस्ट बिकॉज ये कफ का स्थान है इसलिए। तो ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जैसे कि सिंप्लीफाई में, अगर मैं सिंप्लीफाई बात में करूँ, अपामार्ग है, त्रिकटु है, रासना है, देवदारू है, वचा है, ऐसी कुछ चूर्ण बनाकर उसको वर्ती बनाकर, वर्ती होती है एक लेप नहीं होता, जैसे कॉटन लिया, उसको घी से आपने उसको करा, लगाया, फिर उसके बाद इन औषधियों को डाल के एक वर्ती बना लेते हैं, हम एक बत्ती सी बना लेते हैं। आजकल तो ये रेडीमेड भी आती हैं, उसको जलाते हैं, फिर नाक के द्वारा उसको सूंघा जाता है। अच्छा, यस, धूमपान। अच्छा। वो मुंह से भी सूंघा जाता है, नाक से भी सूंघा जाता है, एक बारी में 3 बार। अच्छा। लेकिन उसको साथ में निकालना है। निकालना कहाँ से है? सिर्फ मुंह से निकालना है। अच्छा। नाक से बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि आईज के लिए वो ठीक नहीं होता। इसका नाम धूमपान क्यों पड़ा है? पान कर रहे हैं, पान मतलब लेना, धूम को लेना, धूम मतलब धुआं। यस, तो धुएं को जो इनहेलेशन है मुंह से या नाक से लेना है, आईज क्लोज करके, स्ट्रिक्टली फॉर कफज व्याधि, जिनमें कफ ज्यादा रहता है। अच्छा। उनको। लेकिन अगर किसी को एलर्जीज हैं, जैसे छींकें बार बार आती हैं, धुएं से आती हैं, स्मोक से आती हैं, उनको ये प्रोसीजर अवॉइड करना चाहिए। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो नाक की सेंसेस की क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यस। नेक्स्ट सेंस कौन सी है अब? नेक्स्ट जो है हमारी सेंस स्किन, स्पर्श इंद्रिय। ओके। स्पर्श इंद्रिय में मुख्यतः वायु रहती है, वायु वात का स्थान है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सबसे जरूरी है अभ्यंग, मतलब ऑयलिंग करना। अच्छा। डेली बेस पे पहले लोग ऑयलिंग करते थे, मालिश करते थे, धूप में बैठते थे, अच्छे से बोलते ना चोपड़े हुए होते थे पहले लोग, सिर से लेके पैर तक। लेकिन आजकल क्या है कि टाइम नहीं है, तो दैट इज वाई वो सेंटर्स में जाते हैं और बढ़िया अपनी मसाज लेके आते हैं। स्पा क्या बोलते नहीं उसको? या स्पा की फॉर्म में भी हैं, आयुर्वेदिक मसाजेस हैं, कुछ डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजेस हैं। बट जो आयुर्वेद में मसाज होती है वो उसको अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंग जो है स्पेशलिस्ट एक इसमें ही कराई जाती है। तो उसको कराने का पर्पस क्या है कि जो तेल हम यूज कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा। ताकि जो वात है वो ना बढ़े, रचना चाहिए अच्छे से वो तेल। सेंसेस को इंटैक्ट रखने के लिए, स्पर्श इंद्रिय के लिए अभ्यंग एक बहुत अच्छा है। okay. अगर बॉडी हैवी फील कर रही है, किसी को ओबेसिटी हो जाती है, तो ऐसे में बोला है कि चूर्ण रगड़ना है, जिसको कि क्या बोलते हैं, उद्वर्तन कहते हैं। अच्छा। रगड़ना। अच्छा। ठीक है, तो ऐसे मतलब उद्वर्तन। यस, तेल नहीं उसमें यूज होता, वो सिर्फ रगड़ना होता है। कौन सा चूर्ण होता है? कुछ कोल कुलथादि चूर्ण हम मोस्टली यूज करते हैं। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो जौ का आटा, जौ के आटे में त्रिफला, त्रिकटु, वचा, रासना, इसका एक कॉम्बिनेशन बनाकर उसको थोड़ा सा बॉडी में उल्टी साइड, अभ्यंग जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जैसे बॉडी में ना जो रगड़ते हैं ना शरीर को, वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अच्छा। जो अभ्यंग है वो वात व्याधि में किया जाता है। अभ्यंग बोले तो मालिश ही। जो मसाज है वो वात व्याधि, वात रोगों में अच्छी होती है। जो मोटे होते हैं, जिनमें मेद ज्यादा होते हैं, उनमें ये उद्वर्तन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, उल्टी साइड से। यस, उद्वर्तन उसको कहते हैं। एक और चीज है, अगर उसी उद्वर्तन में, उसी पाउडर में अगर हम घी डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, तो वो बन जाता है उबटन। नाम तो सुना होगा,
सबसे ज्यादा उपटन कब लगाया जाता है? शादी में? शादी से पहले खूब चमकाया जाता है ना, तो क्यों ना इस उपटन को रोज ही लगाओ या हफ्ते में 2 बार लगाओ। स्क्रबिंग, तो जो स्क्रबिंग का जो पार्ट है जो आयुर्वेद में उपटन के नाम से आता है, स्पेशली जब आपको अपना कलर ठीक करना है, क्लियर करनी है, स्किन सॉफ्ट करनी है, तो उस समय ये उपटन काफी अच्छा काम करता है। Okay. तो अपनी स्पर्श इंद्रियों को हम इस प्रकार से रेस्ट देके, एक्सरसाइज करके, अभ्यंग करा के, उद्वर्तन कराकर, उत्सादन कराकर वी कैन स्टे हेल्दी। नेक्स्ट सेंस? टंग, जीवा। जीवा से हम करते क्या है? स्वाद चखते हैं, Yes, खाना खाते हैं। टेस्ट। तो बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे होना चाहिए? टंग पे। टंग पे होना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल में है तो काफ़ी सारी ऐसी गलत फलत डाइट हम नहीं लेंगे। तो जीवा को या ओरल हाइजीन का एक ओवरऑल कंसेप्ट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। मुंह है ना, मुंह के अंदर क्या है? दांत है, जीवा है, गले का ऊपर वाला भाग है। ये सारा का सारा अगर क्लियर है, ठीक है, तो हम अच्छे से टेस्ट को लेके खाना भी अच्छे से जाता है। अदरवाइज क्या है ना, कफ जमा रहता है। जैसे कि कफ का स्थान है तो बार बार थूक बनना, मुंह में भारीपन आना, ये सब चीज़ें रहती हैं। और अगर किसी को अल्सर है तो बार बार छाले वगैरह ये सब हो जाता है। तो इसमें कुछ विधियां बताई हैं जो डेली बेस पे हम कर सकते हैं। पहली चीज तो दातुन है, तो आयुर्वेद में दातुन भी बताई है। आयुर्वेद में दातुन कुछ स्पेशल है? स्पेशल है, वो बिल्कुल नेचुरल हर्ब है। कौन सी? जैसे कि करंज है, खदिर है, अर्क है, इन कुछ पत्ते हैं, अखरोट की दातन है। तो इस दातन के पत्ते ना लेके उसकी जो डंडी होती है ना, डंठल, यस, तो ऐसा बताया गया है कि ये जो औषधियाँ होती हैं, कटु, तिक्त, कषाय, इस रस मैंने बताया था, तीखी, थोड़ी कड़वी, कसैली वाली जो रस वाली औषधियाँ होती हैं उनको लिया जाता है और इसको चबाया जाता है। ठीक है। चबा के फिर उसको ब्रश में रगड़ने को बोला है, मतलब ब्रश के फॉर्म में उसको रगड़ने को बोला है। नीम इज वेरी गुड। दिन में 2 बार करना बताया है। तो जो दातुन है उसको चबाकर उसको दांतों पे रगड़ना है, मसूड़ों पे हल्के से 1 बारी में बस। लोग मसूड़ों पे रगड़ते हैं और उसको इरिटेट करते हैं, जिससे क्या है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और दांत खराब हो जाते हैं। तो एक दातुन का ये कंसेप्ट है। ठीक है। और एक और चीज़ है जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन मतलब टंग क्लीनर, टंग को स्क्रैप करना। तो हमारे पास आजकल वो मॉडर्न रहते हैं ना, आयुर्वेद में भी वैसे सोने, चांदी और तांबे के बताए हैं। अच्छा, यस। सोने, तांबे, इतना महंगा सिस्टम भाई, इतना कोई राजाओं की ट्रीटमेंट थी। सोना, चांदी और तांबा के, यस, टंग क्लीनर्स, यस। लेकिन नाउअडेज कुछ नहीं है। तो हम जो भी सस्ता वाला मटेरियल जो मार्केट में मिलता है, प्लास्टिक के भी लोग यूज करते हैं, बेटर टू अवॉइड। एटलीस्ट आप एल्यूमिनियम के या जो स्टील के मिल रहे हैं उसको यूज कर लीजिए। तो वो स्क्रैपिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है हम खाते हैं, आगे वाला तो हम कूला कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे वो फंसा रहता है कफ। तो उसको रिमूव करना ताकि हमारा माउथ जो ऑरल हाइजीन है वो मेंटेन रहे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी एक और चीज़ जो है कवल, कूला करना। कूला कैसे करना है? कूला तो सब लोग करते हैं ना, पर हम लोग कितना टाइम लगाते हैं कूला करने में? 10-15 सेकंड, इससे भी कम शायद। कहीं तो करते ही नहीं है आजकल, तो माउथ फ्रेशनर चल पड़े हैं। स्मेल का ही मतलब है ना, हाइजीन से थोड़ा ना मतलब लिक्विड वाले भी चल पड़े आजकल। हाँ, लिक्विड वाले भी चल पड़े हैं। तो आयुर्वेद में इसको कूला बोला है कि कूला भी जो करना है, अगर हम औषधियाँ ले रहे हैं, जैसे त्रिफला है, लोध्र है, ठीक है, त्रिकटु है, या फिर कोई भी जो हमारा पीपल का पेड़ है उसकी छाल है, वट वृक्ष है, उनके इससे अगर कूला करते हैं तो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे छाले पड़ जाते हैं, जल्दी कफ निकलता है, वो कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा। एक और चीज़ है जो ऑयल पुलिंग के नाम से काफ़ी फेमस है आजकल, दैट इज गंडूश। गंडूश का मतलब क्या होता है कि ऑयल लिया, ठीक है, मतलब एक द्रव लिया आपने, उसको हमने मुंह भर तक भरना है और उसको तब तक भरना है जब तक आंखों से और नाक से पानी ना निकल जाए। यस। तो लोग तो कर रहे हैं ऑयल पुलिंग, बट आई डोंट नो, वो आजकल लेटेस्ट चल भी पड़े हैं, कोलगेट के हैं, किसी और भी कंपनीज के आते हैं। बट आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जो मुख सुगंधी औषधियाँ हैं, कुछ अच्छी हैं जो हील करती हैं। त्रिफला अगेन आई विल से इज बेस्ट। तिल के तेल को से लोग मोस्टली ऑयल पुलिंग करते हैं, ड्रग्स को भी यूज करते हैं, और तिल का तेल तो बेस्ट है। पर आप कह रहे हो कि भरना है और आंख से एकदम आंसू, वो तो मतलब कुल्ले की फॉर्म में करते नहीं, आपने इतना भरना है कि वो स्पेस ना रहे कुल्ले में। देखो, कुल्ला जो है वो कवल है, जो मुंह भरना है और उसके बाद उसमें मूव करने की जगह ना रहे, दैट इज गंडूश। अच्छा, और फिर वो अपने आप आंखों से मतलब थोड़ा सा जोर लगाना है, आपकी फेशियल जो मसल्स हैं वो भी काफी स्ट्रेच होंगी इससे। फिर तब तक करिए जब तक आपको लगेगा कि, जब तक आप टॉलरेट कर सकते हो। कंसेप्ट तो ये है कि पानी निकलेगा, बट रेयर, क्योंकि कफ का स्थान है, निकल सकता है, लेकिन ना भी निकले जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे त्राटक में हमने देखा, वैसे ही आप गंडूश में भी इसको
कर सकते हैं। त्राटक में तो आपने मेरे आंसू निकलवा दिए। इससे भी निकल जाएंगे अगर आप अभी ऑयल ले आएंगे, तिल का तेल अभी आपको पिला देते हैं। बट अभी? मॉर्निंग में अगर ये ऑरल हाइजीन की जाए तो काफ़ी सारी डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। बॉडी के एनर्जी लेवल्स को कहते हैं, अगर आपको रेज करना है एकदम से मॉर्निंग में तो ऑयल पुलिंग सबसे बेस्ट है, ऐसा? देखो ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं लिखा है कि यही करना है और यही बेस्ट है। और भी बहुत सारे दिनचर्या, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिनचर्या। तो दिनचर्या जो है उसमें बड़ी सारी चीजें बताई हैं। मल को निकालने से लेकर, स्नान से लेकर, उबटन लगाना, क्रीम लगाना, तेल लगाना, पैरों की मालिश करना, कवल करना, गंडूश करना, त्राटक करना, ये सब दिनचर्या का ही पार्ट है। आइडियल दिनचर्या क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली? दिनचर्या टोटली क्या है, प्रकृति बेस्ड है। Okay. ठंड है तो हमें इस समय गर्म कपड़े पहनने हैं, खाना भी हमें थोड़ा सा, जैसे उड़द की दाल है जो आपने हमें खिलाई आज, दैट इज अप्रोप्रिएट। वात के समय में उठिए। वात का समय क्या हुआ, 2 से 6, मान लो आप 6 बजे उठे या 5:30 उठे, मल मूत्र का त्याग किया, सबसे पहली चीज़ वही करने को बोला है। उष्ण अम्बुपान, गर्म जल से पानी पीना है, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेना है, वॉकिंग करना है। व्यायाम का काल कफ काल में होता है, तो 6 से 7 या 8 बजे तक आपका व्यायाम होना चाहिए। ठीक है। तो जो एक्सरसाइजेज लोग कर रहे हैं दिन के टाइम 10 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, आजकल तो सब टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है ना कि कैसे, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में स्ट्रिक्टली ये था कि पहले ये अपने काम करिए, स्नान करिए, स्नान के बाद फिर वही जैसे नाक में डाला तेल, कान में डाला, अभ्यंग किया, बॉडी का किया, एक्सरसाइज की। भोजन कैसे करना है, भोजन के बारे में तो हमने पिछली बार भी बात करी थी कि 2 बार भोजन करने को बोला है आयुर्वेद में। ठीक है। और तभी करना है जब हमारी अग्नि या हमारे अंदर इनडाइजेशन ना हो, मतलब डाइजेशन पावर ठीक हो। ठीक है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। ठीक है। तो दिन का जो टाइम है दैट इज द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आप दिन को 2-3 घंटे डिवोट करिए अपनी हेल्थ को। ये त्राटक, ये कवल, गंडूश, जीवा निलेखन, आईज पे वर्क, बॉडी पे वर्क, तो पूरे दिन की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि दिन को ही आप नोट डाउन कर लेते हैं अपने चीज़ें क्या क्या करना है। तो दिन को एनर्जी जो करना है, एनर्जी जो देता है वो दिनचर्या देता है। और ये दिनचर्या थ्रू आउट रहता है, बट ज़्यादातर काम आपका शुरू के 3-4 घंटे में ही हो जाता है। फिर सबसे ज़रूरी पार्ट क्या आता है, निद्रा। वो रात्रिचर्या हमारी स्टार्ट हो जाती है, सूर्य अस्त तक खाना खा लो। उसके बाद बॉडी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जैसे ही रात होती है, कफ का काल होता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, उस समय ना खाना चाहिए। नहीं खाओ तो अच्छा है, पर अर्ली टू बेड। फिर पता चले आपने 5 बजे खाना खा लिया, आयुर्वेद के चक्कर में सो आप 12 बजे रहे हो, तो भूख तो लगेगी ही ना, दोष तो बढ़ेंगे ही। जल्दी खाना खाओ, 9 बजे तक सो भी जाओ, नींद भी अच्छी आएगी और सुबह जल्दी उठ जाओ। दिस इज हाउ आयुर्वेदा एक्चुअली वर्क्स एंड इट हैज़ अप्रोच। थैंक यू सो मच डॉक्टर चारू सुप्रिया, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें दी है। और आई होप जो इस मोमेंट तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनको भी काफ़ी सारी नॉलेज आज इस पॉडकास्ट से गेन हुई होगी। और आपकी कुछ क्वेरीज़ हों आयुर्वेद से रिलेटेड या जेनरिक हेल्थ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या जो भी हमने टॉपिक आज डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर चारू को वो सब भेजने के लिए, और आप भी चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर चारू, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके पास जब भी समय हो, एंड कोई और स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हो कि जिस पे हमें बात करनी चाहिए और डॉक्टर चारू को फिर से बुलाना चाहिए, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आयुर्वेद को प्रमोट करना, मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है, और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। The Himachali Podcast.